हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस फॉर हिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही रोचक विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हमारे अध्ययन का विषय है ब्रिटिश कालीन कृषि अथवा भू राजस्व नीति, जिसे हम कह सकते हैं उपनिवेशवादी शासन की कृषि व्यवस्था अथवा कृषि नीति एवं उसकी विशेषताएं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कृषि पर ही आधारित है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की सफलता कृषि की सफलता पर ही निर्भर रही है। भारत में लगभग 70% जनता की आजीविका कृषि ही रही है। भारत में कृषि के विकास के लिए अत्यधिक ध्यान दिया जाता था, लेकिन अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारतीय कृषि पर ग्रहण सा लग गया तथा सदियों से विकसित कृषि व्यवस्था चरमरा गई। प्राचीन एवं मध्यकाल में कृषि के विकास के लिए शासक सदैव उचित भू राजस्व का निर्धारण करते थे। सिंचाई के लिए नलकूप, बांध एवं नहर का इस्तेमाल किया जाता था। अकाल के समय पूर्ण राहत देते थे। यहाँ तक कि कृषि उपज की उचित बिक्री के लिए मंडियों में उनका सरकारी मूल्य निर्धारित किया जाता था। कृषि के विकास के लिए ग्राम पंचायतों को महत्व दिया जाता था, जो सहकारिता के आधार पर कृषि एवं गांव की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयास करती थी। इस तरह से प्राचीन समय से ही भारतीय कृषि अत्यंत ही सुखी और संपन्न थी। अंग्रेजों के भारत आगमन के पश्चात कृषि की अवनति होने लगी। किसानों की दशा उत्तरोत्तर निम्नतर होती गई तथा भारतीय अर्थव्यवस्था शोचनीय हो गई। रमेश चंद्र दत्त ने लिखा है, किसी राष्ट्र की संपत्ति का स्रोत होता है कृषि, वाणिज्य, उत्पादन तथा उन्नत वित्तीय प्रशासन। ब्रिटिश राज ने भारत को शांति तो प्रदान की, किंतु ब्रिटिश प्रशासन ने भारत में राष्ट्रीय संपत्ति के इन स्रोतों को उन्नत बनाने तथा उनका विस्तार करने का कार्य नहीं किया। ब्रिटिश काल में भूमि एवं कृषि के स्वरूप जो है उसकी चर्चा भी हम करेंगे। अंग्रेज कालीन भूमि एवं भू राजस्व नीति। कृषि की अवनति का मूल कारण अंग्रेजों की भू राजस्व नीति थी। रोमेश दत्त ने लिखा है कि वर्तमान में कृषि ही भारत में राष्ट्रीय संपत्ति का एकमात्र स्रोत रह गया है, किंतु अंग्रेजों द्वारा वसूल किया गया भूमि कर न केवल ज्यादा था बल्कि उससे भी हानिकारक थी इसकी अस्थिरता एवं अनिश्चितता। भारत में अंग्रेजी सरकार ने कोई नया उद्योग आरंभ नहीं किया और पुनः पुराने उद्योगों को पुनः संचालित भी नहीं किया। इसके विपरीत भूमि की उपज पर वह अपना हक समझती थी तथा उसे लेने के लिए वह भू
भू राजस्व व्यवस्था की प्रक्रिया में बराबर हस्तक्षेप करती थी। आरसी दत्त का कथन है कि शासक द्वारा वसूल किया जाने वाला कर उस प्रक्रिया के समय समान है जिसमें सूर्य पृथ्वी से अहिता का शोषण इसलिए करता है ताकि वर्षा के रूप में उसे पृथ्वी को लौटा दिया जाए, परंतु भारतीय भूमि से शोषित अहिता भारतीय भूमि पर ही नहीं बल्कि ब्रिटिश भूमि पर बरसकर उसे उर्वरा बनाती थी। वस्तुतः ये शब्द अंग्रेजों की भूनीति पर सही रहस्योद्घाटन करते हैं। अब हम ब्रिटिश कालीन कृषि की समस्याओं पर प्रकाश डालेंगे। अंग्रेजों की नीतियां भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हुई। विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि ब्रिटिश कालीन कृषि की निम्नलिखित समस्याएं थी जिसने किसान अशांत थे। उनकी समस्याओं पर प्रकाश डालें एक एक करके। भू राजस्व की दूषित नीति, कृषि की अवनति एवं शासकों की अशांति का मूल कारण अंग्रेजों की दूषित भूमि नीति थी। आरसी दत्त का कथन है कि ब्रिटिश राज्य के प्रारंभिक वर्षों में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत को अपनी ऐसी जायदाद समझती थी जिसकी समस्त भूमि के उत्पादन पर उसका अधिकार है और उसकी मान्यता थी कि भू राजस्व लेने के बाद भूस्वामियों के पास इतना ही साधन शेष बचे कि वह जीवित रह सके। यद्यपि कुछ समय बाद अंग्रेजों की नीति में परिवर्तन आया, किंतु कृषि वृद्धि के साथ अधिक वसूली भी प्रारंभ की गई। आरसी दत्त ने लिखा है, कृषि उत्पादन के लाभ का 50% आयकर भू राजस्व की इतनी ऊंची दर है जो किसी भी अन्य देश की सभ्य सरकार द्वारा नहीं ली जाती। परंपरागत पंचायतों की उपेक्षा, भू राजस्व के निर्धारण एवं वसूली में ग्राम पंचायत की अपेक्षा की गई। बंगाल की स्थायी व्यवस्था, बंबई एवं मद्रास की रैयतवाड़ी प्रणाली और उत्तरी भारत की महलवाड़ी प्रणाली सभी में यह दोष विद्यमान थे। भू राजस्व की अनिश्चितता भी एक कारण थी। भू राजस्व स्थायी निर्धारित की जाती थी, लेकिन समय समय पर उसमें वृद्धि की जाती थी। भू राजस्व की इस अनिश्चितता के कारण किसानों में काफी असंतोष था। कृषि भूमि का बढ़ता दबाव, जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही थी जिसके कारण खेतों का निरंतर विभाजन हो रहा था। अतः अधिक परिश्रम करने पर भी कृषि द्वारा जीवन यापन के साधन उपलब्ध न होना कृषकों की अशांति का कारण बनी। कृषि धन का निर्गमन, भू राजस्व की राशि का सही उपयोग नहीं किया गया। किसान परंपरागत ढंग से कृषि करते रहे तथा प्रकृति की अनिश्चितता से प्रभावित होते रहे। लगातार पड़ते भयंकर अकाल, सिंचाई साधनों के अभाव, अतिवृष्टि, अनावृष्टि के कारण अंग्रेजी राज्य में अनेक भयंकर अकाल पड़े जिनका सामना करने में कृषक असमर्थ रहे तथा लाखों की संख्या में लोगों की जानें गई। सरकार द्वारा की गई राहत पर्याप्त नहीं थी।
किसानों की ऋणग्रस्तता, भू राजस्व की वसूली, दलालों के अत्याचारों, निर्धनता एवं अशिक्षा और अज्ञानता के कारण किसान स्थानीय महाजन एवं साहूकार से ऋण लेने के लिए विवश हुए। ऋण न चुका पाने की स्थिति में उन्हें अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ता था, जो अनेक असंतोष का कारण बना। जमींदारों की भी उपेक्षा। अंग्रेजों की नीतियों से न केवल किसान बल्कि जमींदार भी असंतुष्ट हो गए थे। भूमि की अधिक बोली लगाने वाले को दे दिया जाता था। आर.सी. दत्ता ने कहा है, किसी भी देश की स्वामी भक्ति का ऐसा निकृष्ट पुरस्कार नहीं दिया गया और न कभी लोगों की शांति प्रियता का कष्ट और चिंता के समय दिए गए वचनों को भंग कर दिया गया, जैसा कि अंग्रेजी सरकार ने किया। अब हम ग्राम समुदायों पर इसके प्रभाव को देखेंगे। अंग्रेजों के आगमन से पूर्ण प्रत्येक गांव आर्थिक रूप से स्वावलंबी था। ग्राम पंचायत भू राजस्व का निर्धारण करती थी तथा वसूल कर राजकोष में जमा करती थी। अंग्रेजों के आने पर सारी भूमि पर अधिकार अंग्रेजों का हो गया तथा भू राजस्व के लिए कुछ क्षेत्रों में सीधा किसानों से तो कुछ में जमींदारों से अनुबंध किया। इसके फलस्वरूप जमींदार तथा सरकारी लोग जो मध्यस्थ थे, कृषकों पर अत्याचार करने लगे। अकाल के द्वारा स्थिति और भी भयावह हो गई। इस संबंध में डॉक्टर आशीर्वादी लाल ने लिखा है, 19वीं शताब्दी में देश के विभिन्न भागों में अनेक अकाल पड़े, जिसमें कई लोग मारे गए। पहले किसी विदेशी आक्रमणकारी के शासन में देश की इतनी अधिक आर्थिक अवनति नहीं हुई थी। भारत में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कंपनी के संचालकों से पुनः ग्राम समुदायों को उचित महत्व दी जाने की सिफारिश भी की, मगर यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। अतः स्थायी रैयतवाड़ी और महलवाड़ी के सिवाय मद्रास में भारतीय परंपरानुसार एक नई प्रणाली की सिफारिश की गई थी। आर.सी. दत्ता के अनुसार मद्रास राजस्व मंडल ने एक तीसरी प्रणाली प्रस्तुत की, मौनवादी प्रणाली, अर्थात प्रत्येक ग्राम पंचायत के साथ भू राजस्व का अनुबंध। मौनवादी का पहला प्रयोग बेलोरी जिला मद्रास में किया गया, जो काफी सफल रहा। मद्रास राजस्व मंडल ने ब्रिटिश सरकार को लिखा कि इस व्यवस्था से दलालों की बजाय कृषक लाभान्वित हुए, किंतु ब्रिटिश सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। इस संबंध में एक इतिहासकार ने कहा है, कोई भी विवेकशील सरकार देश की प्राचीन संस्थाओं को, जबकि वे वर्तमान प्रगति के अनुरूप होती हैं, नष्ट नहीं करती, बल्कि उन्हें विकसित बनाती है। मगर ब्रिटिश सरकार ने ऐसा नहीं किया। यह निर्विवाद सत्य है कि भारतीय गांव की आंतरिक व्यवस्था ग्रामीणों के अधिक कल्याण के लिए ग्रामीणों द्वारा ही चलाई जानी चाहिए, न कि तहसीलदार एवं पुलिस वालों द्वारा। यह मानवता के हित में लाभदायक भी है। यथासंभव लोग अपने हितों की रक्षा स्वयं करें। उपयुक्त कृषि समस्याओं के कारण कृषकों का असंतोष बढ़ गया, जिसकी परिणति यह हुई कि जब 1857 का विरोध हुआ तो कृषकों ने
क्रांतिकारियों का साथ दिया। इस विस्फोट के बाद ही अंग्रेजों की आंखें खुली। उन्होंने कृषि की विकास की तरफ ध्यान दिया ताकि विद्रोह के स्वर पुनः प्रकट ना हो। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी के आगमन के पहले किसान संगठित नहीं थे, मगर प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कई संघ बनाए तथा चौपारण, बारदोली आदि में जबरदस्त विद्रोह हुए। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया कोई भी आंदोलन किसानों की सबसे ज्यादा भाग लेने के कारण ही सफल हो पाया, चाहे वह असहयोग हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस प्रकार से हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि कृषकों के शोषण पर ब्रिटिश साम्राज्य भारत में टिका था। उन्होंने ही उसकी नींव हिला दी तथा अभावग्रस्त, गरीब, दबे कुचले, भूखे नंगे किसानों ने भारत की आजादी के संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो हमने देखा कि ब्रिटिश काल में जो उनकी अंग्रेजों की नीति थी वह भारतीय अर्थव्यवस्था के शोषण का आधार थी। उन्होंने तरह तरह से भारतीय कृषकों पर प्रतिबंध लगाए और उनको दाने दाने का मोहताज बना के रख दिया, जिसके कारण निरंतर विद्रोह की लहर फलती फूलती रही और जिसका परिणाम हुआ जो गांधी जी का गांधी जी के पदार्पण के पश्चात कृषकों की समस्याओं के कारण ही उन्होंने उनका भरपूर सहयोग दिया। तो हम आज की क्लास को यहाँ समाप्त करेंगे। हम उम्मीद करेंगे कि आपको यह विषय समझ में आ गया होगा। अगली कक्षा में हम फिर से एक नए विषय के साथ आप सबों के सामने उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी इसको नोट डाउन करते जाएं, घरों में रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। इसी कामना के साथ हम आज के लिए अलविदा चाहेंगे। धन्यवाद।